हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा जो वीडियो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही पर्सनल टॉपिक पे है। दिस इज़ अबाउट पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन वो होता है जो यूजुअली मदर्स को होता है आफ्टर देयर डिलीवरी। एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत बात नहीं की जाती। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता। लाइक आई डिडंट रियली नो अबाउट इट आफ्टर माई फर्स्ट डिलीवरी। तो आई थॉट कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टॉक अबाउट, ताकि अगर आपको नहीं पता तो थोड़ी सी एक अवेयरनेस क्रिएट हो एंड यू कैन डू सर्टन थिंग्स फॉर योर सेल्फ, ताकि आप बेटर फील करो, एक बेटर मेंटल स्पेस में जा सको। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक क्विक आइडिया दे दूंगी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्यों होता है, एंड देन आई शेयर माई स्टोरी हाउ आई वेंट थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये इस डिलीवरी के बाद की स्टोरी नहीं है, ये अथर्व के टाइम की स्टोरी है, और वो मैं इसलिए बताने वाली हूँ क्योंकि दिस टाइम आई हैव बीन एबल टू मैनेज इट मच बेटर। और कुछ चीज़ों का ध्यान रख के तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि अपनी मेंटल हेल्थ के लिए मैंने इस टाइम क्या क्या कुछ पर्टिकुलर चीज़ें की थी जिसकी वजह से आई फील मच बेटर। ऑब्वियसली देर आर डेज व्हेन आई फील लो, लेकिन मोर और लेस आई हैव बीन एबल टू मैनेज इट क्वाइट नाइसली। सो पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है? आपकी डिलीवरी के बाद आपके बॉडी में जो हार्मोनल लेवल्स होते हैं बहुत रैपिडली फॉल करते हैं। हम सब प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, बिकॉज हर कोई समझता है कि प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपकी बॉडी चेंजेस के थ्रू जारी होती है और इसलिए आपको मूड स्विंग्स होते हैं एंड एवरीवन टेक्स केयर ऑफ यू। बट लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि डिलीवरी के बाद वही सारे हार्मोन्स बहुत ही एक रैपिड पेस पे बैलेंस आउट होते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। प्लस आपके साथ स्लीपलेस नाइट्स, आप थके हुए होते हो, आपकी बॉडी अगेन रिकवर कर रही होती है फ्रॉम द डिलीवरी। बहुत सारी एंग्जाइटीज़ होती है एज अ न्यू मदर बिकॉज ऑफ योर बेबी एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें ऐड होके पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज एक्चुअली अ मच वर्स फॉर्म ऑफ मूड स्विंग्स या डिप्रेशन एज कम्पेयर टू जो आपको प्रेगनेंसी में होता है वो। अब मैं बात करती हूँ अपनी जर्नी की आफ्टर माई फर्स्ट डिलीवरी। तो मेरी फर्स्ट डिलीवरी के बाद अथर्व व्हेन ही वाज बॉर्न वी हैड फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज अथर्व के साथ। मैंने थोड़ा बहुत शेयर किया है अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में इसके बारे में, बट बेसिकली मेरा एक इमरजेंसी सी सेक्शन हुआ था और मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च किया था कि न्यू बॉर्न बेबी की केयर कैसे करनी है, उसका सोने का कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन मैंने ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बिल्कुल भी रिसर्च नहीं किया था, बिकॉज आई ऑलवेज थॉट कि इट कम्स नेचुरली, और किसी और ने कभी कुछ बताया भी नहीं उस बारे में। तो आई ऑलवेज थॉट कि उसमें पता करने की कोई चीज़ नहीं है। जैसे ही बेबी इज़ बॉर्न आई विल बी एबल टू ब्रेस्ट फीड हिम लाइक ऑल नॉर्मल मदर्स। अनफॉर्चुनेटली इमरजेंसी सी सेक्शन के बाद, और जनरली भी ये होता है कि आपका मिल्क जो होता है वो 2 या 3 दिन के बाद आता है, विच अगेन ना मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था ना वहाँ की नर्सेज ने बताया था। और इसलिए ऑन डे 1 जब अथर्व ट्राई टू लैच, वो अच्छे से लैच नहीं कर पाया। पता नहीं मिल्क सप्लाई का इशू था या लैचिंग का इशू था, जो भी इशू था, बट वो फीड नहीं कर पाया और पूरी रात वो रोता रहा। और मुझे समझ आ रहा था कि कुछ ना कुछ ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड है, बिकॉज एवरी टाइम ही ट्राई टू लैच वो एग्जैक्टली 2 सेकेंड के अंदर छोड़ देता था और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता था। तो उसके बर्थ से लेके दूसरे दिन सुबह तक कंटिन्यूसली ये चीज़ चल रही थी। तो जब पीडियाट्रिशियन दूसरे दिन आई तो आई टोल्ड हर अबाउट इट एंड शी कम्प्लीटली इग्नोर्ड द इश्यू। उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका बहुत कम मिल्क रिक्वायरमेंट होता है, विच इज़ ट्रू। और इसलिए आपको लग रहा है कि वो बहुत जल्दी फीड कर ले रहा है और रो रहा है, बच्चे का रोना भी नॉर्मल है। तो वहाँ पे भी उन्होंने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि हो सकता है कि आपका मिल्क नहीं आया है या आप फॉर्मूला दे दो, जो यूजुअली मोस्ट गुड हॉस्पिटल्स डू। यानी अगर ज़रूरत है तो वो लोग टॉप फीड देते हैं शुरुआत के 2 से 3 दिन में। हमने उसको कहा कि हमारे पास ब्रेस्ट पंप है, मैंने एक मैनुअल ब्रेस्ट पंप लेके रखा था, तो शी टोल्ड मी कि नहीं, आई एम नॉट सपोज टू यूज़ अ ब्रेस्ट पंप क्योंकि इन्फेक्शंस के बहुत चांसेस होते हैं, विच अगेन इज़ ट्रू, लेकिन अगर अच्छे से ध्यान रखा जाए तो दैट कैन बी अवॉइडेड। एनीवेज, तो दूसरा पूरा दिन भी ऐसा ही गया, वो रोता रहा, लैच नहीं कर पाया। शाम को फिर से पीडियाट्रिशियन आई, मैंने फिर से उसको बोला, और इस बार भी उसने सेम चीज़ बोली कि एज अ मदर आप ज़्यादा चिंता कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। को बहुत कुछ ऐसा लग रहा है तो वर्स्ट केस सिनेरियो आप रात को बच्चे को काउज मिल्क देना 2 से 3 चम्मच इफ ही क्राइज अ लॉट। अगेन अगर आप जानते हो तो काउज मिल्क इज जनरली नॉट रेकमेंडेड किसी को, बच्चे को, न्यूबॉर्न को, इनफैक्ट 1 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना चाहिए। अगेन वी डिडंट नो दैट, तो हमने काउज मिल्क मंगवाया एंड रात में अगेन सेम चीज़ हुई। अथर्व कंटिन्यूसली रोता रहता है। जब आपका एक न्यूबॉर्न बच्चा कंटिन्यूसली रोता रहता है तो वैसे ही आप बहुत एंक्शियस होते हो। सी सेक्शन हुआ था, 2 रातों से सोई नहीं थी मैं, खाना नहीं खाया था, सो आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी एंशियस।
एंड हमने फिर उसको थोड़ा सा काउज मिल्क दिया। लेकिन जो एक चीज़ मेरे पीडियाट्रिशियन ने कही थी वो उसका पी काउंट मॉनिटर करने को था। तो हमने जब वो किया तो वी रियलाइज कि वो पी कर ही नहीं रहा है, यानी वी आर नॉट हैविंग एनी वेट डाइपर्स। एंड सिमिलरली उसका जो पूप है वो भी ग्रीनिश कलर का हो रहा है, विच वॉज प्रोबेबली बिकॉज ऑफ काउज मिल्क। तो तीसरे दिन सुबह, यानी जिस दिन हमको डिस्चार्ज करने वाले थे, उस दिन व्हेन शी केम अगेन, तब मैंने फिर से वही चीज़ कही एंड दैट्स व्हेन शी चेक्ड हिम, यानी उसका बच्चों का पेट चेक करते हैं कि उसकी जो स्किन है वो बाउंसी है या नहीं। अगर रिंकल्ड होती है तो दैट मीन्स कि वाटर लॉस हो रहा है। सो व्हेन शी चेक्ड इट तो उसको थोड़ा सा लगा कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, और तब उसने कहा कि हमको अथर का ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। नाउ इमेजिन एक 3 साल का बच्चा है और वो लोग आके उसका ब्लड निकालने वाले हैं, तो वो सोच के ही मुझे काफ़ी स्ट्रेस हो गया था। मैं उस रूम में भी नहीं गई जब वो लोग उसका ब्लड टेस्ट या ब्लड सैंपल लेने आए, और दे टुक द ब्लड सैंपल, वो लोग ले गए और फिर पता चला कि अथर्व के शुगर लेवल्स एकदम ड्रॉप हो गए हैं, उसका जो वेट है वो 25% ड्रॉप हो गया है, उसका जो सोडियम लेवल्स है वो भी एकदम ड्रॉप हो गया, विच इज़ वेरी क्रिटिकल, यानी थोड़ा और लेट होने पे वी कुड हैव लॉस्ट हिम, दैट वाज द सिचुएशन। सो वी इमीडिएटली टुक हिम टू द ICU, जो कि बच्चों का ICU होता है, जिसको NICU कहते हैं, और फिर उसको NICU में रखा गया फॉर द नेक्स्ट 4-5 डेज, और उसको कंटिन्यूसली IV लगाया हुआ था, जिसके थ्रू वो लोग उसको सलाइन और कुछ IV फ्लूइड्स दे रहे थे। अगेन इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे एक 3 दिन का 4 दिन का बच्चा है, उसको IV पे रखा हुआ है, हर 6 घंटे पे वो लोग उसका ब्लड फिर से लेते थे पंच करके, एंड दे यूज टू मॉनिटर हिज शुगर लेवल्स, और मुझे उसके पास जाना अलाउड नहीं था। NICU एक बहुत ही सिक्योर जगह होती है, बिकॉज बच्चों के पर्सपेक्टिव से हाइजीन और इन सब का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत सारी छोटी छोटी बेड्स होती है जिस पे अलग अलग बच्चों को रखा गया होता है, एंड यू आर नॉट अलाउड टू एंटर दैट प्लेस। तो हर बार जब अथर्व रोता था तब फीड करने के लिए मुझे बुलाया जाता था। बाहर एक केबिन जैसा बना हुआ था, आई यूज टू ट्राई एंड फीड हिम, और जितना मैं फीड कर पाती थी करती थी, फिर ऊपर से मैं उसको फॉर्मूला देती थी। वहाँ पे फॉर्मूला देना उन्होंने अलाउ किया ऑब्वियसली, बिकॉज दे न्यू के बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। एंड देन उसके बाद बस मुझे उनको हैंड ओवर कर देना होता था नर्स को, और सामने एक ग्लास की पैनल होती थी, उसके पीछे उसका बेड होता था, मैं बाहर से देखती थी उसको, जाके उस बेड पे रख देते थे, और फिर वो रोता रहता था, और रोते रोते फिर 5-7 मिनट में खुद ब खुद सो जाता था। सो दैट वाज द सिचुएशन, एंड ऑब्वियसली एज अ न्यू मदर इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन इवन फॉर अ फादर, कि योर न्यूबॉर्न इज इन द NICU, आप उसको देख नहीं पा रहे हो, वो आपके सामने रोते रोते सो जा रहा है, एंड ऑल यू आर सपोज्ड टू डू इज स्टैंड देयर एंड सी। तो बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज़ हाउ आवर जर्नी स्टार्टेड। आफ्टर दैट 1 हफ्ते बाद अथर्व घर आया, और तब से आई वॉज वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट द फैक्ट कि अथर्व ठीक से फीड कर पाए। तो उस चक्कर में मैं एक कमरे में सिर्फ रहती थी और पूरा दिन सिर्फ यही करती थी, यानी जब वो सो रहा होता था तब गूगल करके पता करने का ट्राई करती थी कि कैसे अपना ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाऊँ, बिकॉज आई रियली वांटेड टू ब्रेस्ट फीड हिम, और क्या वो सफिशिएंट अमाउंट इनटेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। शुरू में बच्चे हर 1.5-2 घंटे पे उठते, तो पहले मैं उसको जब उठता था तो आई यूज टू फीड हिम, फिर उसके बाद मुझे लगता था कि उसका पेट भरा या नहीं, तो उसके बाद मैं फार्मूला बना के लाती थी, फिर उसको पिलाने के साथ ही मैं ट्राई करती थी वो जितना फार्मूला लेता था वो मैं एक डायरी में नोट डाउन करती थी कि आज उसने इतना फार्मूला लिया इस फीड पे, और फिर जब वो सो जाता था तो मैं उतना अमाउंट पंप करती थी अपने ब्रेस्ट पंप से, बिकॉज आई न्यू के पंप करने से आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ सकता है। तो एटलीस्ट मैं चाहती थी कि जितना वो फार्मूला ले रहा है उतना मैं पंप करके निकालूँ, ताकि उतना मेरा सप्लाई बूस्ट हो। तो पहले 6 हफ्ते मैं सिर्फ यही काम करती थी। मैं सिर्फ एक कमरे में अपने आप को मैंने ऑलमोस्ट लॉक कर लिया था, और मैं रात के चाहे 2 बजे हो चाहे 3 बजे हो, मैं उसको उठाती थी, फीड करती थी, फिर उसके लिए फार्मूला बनाती थी, फिर उसके बाद उसको सुलाती थी। बच्चों को सुलाने में भी थोड़ा टाइम लगता है, जैसे ही वो सो जाता था मैं अपना ब्रेस्ट पंप लेके आती थी, फिर आई यूज्ड टू पंप एंड स्टोर दैट मिल्क एंड सो ऑन। और फिर फाइनली 6 हफ्ते बाद आई रीच्ड अ लेवल जब मैं अपने ब्रेस्ट मिल्क को इतना बूस्ट कर पाई कि देन ही कम्प्लीटली स्विच टू ब्रेस्ट फीडिंग, एंड हम लोगों ने फार्मूला छोड़ दिया। बट इन दिस प्रोसेस मैंने कहीं ना कहीं अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत हद तक डैमेज कर दिया। बिकॉज आई वॉज नॉट स्लीपिंग एट ऑल, क्योंकि रात में भी जब वो जागता था उसको सुलाने में टाइम लगता था। मेरी मम्मी के घर पे मैं थी, लेकिन मम्मी ऊपर के रूम में यूजुअली होती थी, क्योंकि उनको रात को बहुत बार उठना पड़ता था, तो शी वॉज ऑलवेज वरीड कि उनकी आवाज़ से अथर्व उठ जाएगा। तो नीचे आई यूज्ड टू स्लीप अलोन, एंड क्योंकि जब वो सो रहा होता था तब ऑल आई वॉज डूइंग वॉज पंपिंग, एंड देन उसका नेक्स्ट टाइम उठने का वेट करती थी। आई वॉज वेरी कॉन्शियस कि वो हर 2 घंटे पे उठ के फीड करे, यानी मेरी आँख लग गई और फिर वो सोता रह जाए, ऐसा ना हो। तो
तो बिकॉज ऑफ थिंग्स लाइक दैट मैं सो नहीं पाती थी। दूसरा क्योंकि मैं पता नहीं कर पा रही थी कि एग्जैक्टली किस वजह से आई एम नॉट एबल टू फीड हिम प्रॉपरली। आई रिमेंबर वेरी क्लियरली कि जब अथर का डिस्चार्ज हो रहा था NICU से, मेरे पापा ने डॉक्टर को ये पूछा कि व्हाट कुड बी द रीज़न जिसकी वजह से वो ठीक से फीड नहीं कर पा रहा, और डॉक्टर ने एक स्टेटमेंट बोला था कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, द मदर्स मिल्क इज़ नॉट सफिशिएंट। और समहाउ इट हिट मी सो हार्ड, यानी एज अ न्यू मदर बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी इट हिट्स यू हार्ड। तो बिकॉज एज अ न्यूबॉर्न आपकी ड्यूटी सिर्फ एक ही होती है कि आप अपने बच्चे को अच्छे से फीड करो और अच्छे से सुलाओ। दोज आर द ओनली 2 थिंग्स यू आर सपोज टू डू, और उसमें भी मैं उसको फीड नहीं कर पा रही हूँ। ये जब स्टेटमेंट मैंने सुना तो आई गॉट रियली वरीड। और फिर मैं सारी चीज़ें करती थी। अथर के उठने से पहले आई यूज्ड टू गिव माई सेल्फ अ वार्म कंप्रेस, ताकि अगर मिल्क लेट डाउन होने में इश्यू हो रहा है, टाइम लग रहा है, तो वो अच्छे से हो जाए। मैंने एक निपल पुलर खरीद के रखा था, तो हर बार फीड करने से पहले आई यूज्ड टू मेक श्योर आई यूज़ इट, ताकि निपल्स सफिशिएंटली, आई डोंट हैव एन इश्यू ऑफ फ्लैट निपल्स और एनीथिंग, और वो अच्छे से लैच कर पाए। मैं लैचिंग के ऊपर इतने वीडियोस देखती रहती थी। आई यूज्ड टू ट्राई एवरीथिंग, सो आई हैड बेसिकली गॉन क्रेजी। एंड एट द सेम टाइम द फैक्ट कि बिकॉज आई एम अ वर्किंग पर्सन, यानी मैं अपने डिलीवरी तक काम कर रही थी, और उससे पहले कंटिन्यूसली मैंने 8-9 साल काम किया था। उससे पहले कॉलेज था, सब कुछ। बेसिकली मैं कभी भी घर पे नहीं बैठी थी। एंड नाउ सडनली देयर वाज अ चेंज, जहाँ पे मैं एक बच्चे का ध्यान रख रही हूँ जिसके बारे में आई एम सो एंशियस अबाउट एवरीथिंग, एंड मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ। यानी मेरा प्रोफाइल ऐसा है वेयर आई हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल ऑन डेली बेसिस, तो मैं रोज़ 8-10 नए लोगों से मिलना, ये सारा काम होता था। एंड सडनली आई स्विच्ड ऑफ माई सेल्फ कम्प्लीटली फ्रॉम एवरीथिंग। तो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी हद तक इम्पैक्ट किया। आई डेंट रियलाइज कि दिस इज़ कॉल्ड पोस्टपार्टम डिप्रेशन। यानी आई यूज्ड टू शाउट अ लॉट। मैं अपनी जो भी एंग्जाइटीज़ होती थी उसकी वजह से जो बिल्डअप होता था फ्रस्ट्रेशन, वो मैं घर वालों के साथ आई यूज्ड टू टेक इट आउट स्पेशली ऑन माई मॉम। यानी बहुत फ्रीक्वेंटली मैं अपनी मम्मी पे चिल्लाती थी छोटी छोटी बातों के लिए। आई रिमेंबर वन इंसिडेंट क्लियरली, जहाँ पे मेरे भाई की शादी होने वाली थी इन द नेक्स्ट 3 or 4 months। तो वो और मेरी भाभी आए हुए थे, एंड माई मॉम वॉज जस्ट रात को 1 बजे बैठ के उनके साथ वो पुरानी साड़ियाँ और ये देख रही थी, विच वॉज वेरी नॉर्मल एक शादी वाले घर में। और मैंने जब अथर को फीड करके सुलाया, मुझे ऊपर से आवाज़ें आई, तो आई गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री कि मुझे रात को ज़रूरत पड़ेगी। तो आई डिडंट वेक अप माई मॉम मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि मुझे लगता था कि वो थक जाती है, वो तब काम भी कर रही थी एंड ऑल ऑफ दैट। एंड हियर शी इज़, इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग वो टाइम पास कर रही है, साड़ियाँ दिखा रही है, विच वॉज वेरी स्टूपिड ऑफ मी। लेकिन मैं अपनी मम्मी पे 1 घंटे तक चिल्लाई थी उस रात, और उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा था उस चीज़ का। एंड आई कुडंट स्लीप द होल नाइट, शी कुडंट स्लीप द होल नाइट। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी। सो एसेंशियली मैं अपने आजू बाजू के सारे लोगों को भी दुखी कर रही थी, एंड इन टर्न फिर मुझे गिल्टी फील होता था। आई वॉज ऑल्सो नॉट हैप्पी एट ऑल। और उसके बाद मुझे याद है एक इंसिडेंट, जब निशित आया हुआ था और शाम में हम लोग बैठे थे और मेरे पापा कुछ तो बात कर रहे थे हम लोगों से बैठ के, अथर अंदर सो रहा था, एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, ब्रेस्ट फीडिंग और ये और वो। और तब मैंने अपने पापा को कहा कि मुझे नहीं बात करनी है इस बारे में। मेरे पापा ने कहा 2 मिनट सुन तो लो। एंड आई सेड नहीं, मुझे ना डिप्रेशन जैसा हो रहा है, ये सारी बातें सुन सुन के मुझे नहीं सुननी है। एंड माई डैड वॉज लाइक, डिप्रेशन क्या बोल रही है, यानी इट्स सच अ बिग वर्ड, जस्ट रिलैक्स। और तब निशित ने कहा कि अभी उससे मत बात करो उस बारे में, हो सकता है शी इज़ नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। एंड ऑब्वियसली मैंने वो वर्ड बहुत लूजली यूज़ किया था, आई डिडंट रियली मीन इट। एंड मेरे पापा ने भी बहुत लाइटली लिया उस चीज़ को कि ऐसे ही बोल रही है बिकॉज शी इज़ एंशियस, एंड सो डिड निशित। बट द गुड पार्ट वॉज कि उस स्टेटमेंट की वजह से मेरे पापा ने और मम्मी ने मिलके कुछ चीज़ें उन्होंने कहा कि वी नीड टू चेंज, तुम पूरे दिन अंदर लॉक्ड रहती हो, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डील विद दिस, यू शुड टेक हेल्प फ्रॉम अस। और उसके बाद के दिन से मेरे पापा ने मम्मी ने मिलके एक रूटीन बनाया, इन विच रात को मैं अथर को देखती थी पूरी रात। सुबह जैसे ही वो सो जाता था, द फर्स्ट नैप दैट ही वेंट फॉर अराउंड 6-6:30, उसके बाद मेरे पापा कहते थे कि नाउ आई विल टेक केयर, मैं यहाँ रहूँगा, अगर वो उठेगा तो मैं उसको आई पुट हिम बैक टू स्लीप, एंड तुम ऊपर जाके सो जाओ। तो मैं दूसरे रूम में जाके सो जाती थी। और वो जो 2-2.5 घंटे की भी नींद होती है ना, अनइंटरप्टेड, जहाँ बच्चे की आपको आवाज़ नहीं आ रही है, एंग्जाइटी नहीं हो रही है, दैट रियली हेल्प्स। और उसके बाद जब अथर उठता था तो उसको जो फर्स्ट फीड देती थी मेरी मम्मी, वो फॉर्मूला फीड या मैंने पंप करके रखा था वो फीड दे देती थी, तो आई कुड स्टिल स्लीप फॉर अनदर hour and a half, तब तक वो लोग उसको दूसरी बार सुला देते थे। एंड देन आई वुड गेट अप एंड आई वुड टेक अ बाथ, और नाश्ता आराम से करती थी। और फिर दूसरी बार जब वो उठता था उसके बाद से अगेन आई वुड टेक केयर ऑफ हिम। और फिर शाम में जब वो सोता था तो मेरी मम्मी कहती थी कि अब तुम वॉक करने जाओ। मैं वॉक करने जाती थी या मार्केट चली जाती थी। मैं ऑलमोस्ट 2 महीने से बाहर ही नहीं निकली थी, विच वॉज लाइक अ बिग थिंग फॉर मी। यानी मैं बोल रही हूँ शायद आप लोगों को
उसकी ग्रेविटी नहीं समझ आए, लेकिन इट्स अ बिग थिंग फॉर समवन जो कंटिन्यूसली यही करती आई है फॉर 5 years टू बी लॉक्ड इन अ रूम. और जैसे ही ये रूटीन हमने शुरू किया, विद इन 10 to 15 days आई स्टार्टेड नोटिसिंग अ डिफरेंस. यानी मेरा मूड बेटर रहने लगा, मैं वेल रेस्टेड थी, आई कुड स्लीप बेटर. मेरा मूड बेटर था, उसकी वजह से घर वालों का मूड बेटर रहता था, बिकॉज आई डिडंट रियली शाउट ऑन देम और गेट एंग्री ऑन देम. निशित कभी आता था तब माई मॉम डैड यूज टू मेक श्योर कि हम थोड़ा बाहर चले जाए दोनों लोग, वाइल दे टेक केयर ऑफ अथर. सो थैंकफुली आई हैड अ वेरी सॉलिड सपोर्ट सिस्टम, जिसकी वजह से इवेंचुअली आई स्टार्टेड गेटिंग बेटर. और उसके बाद जाके आई थिंक अराउंड 3 months के बाद से, यानी आई स्टार्टेड एंजॉइंग माई मदरहुड जर्नी. तब तक आई वॉज कम्प्लीटली ओवरवेल्म्ड, एंक्शियस, जो भी कह लो. यानी मैं खुश थी लेकिन मैं खुश नहीं थी. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट. एंड यानी आप मानोगे नहीं, हमारा फर्स्ट फैमिली फ़ोटो यानी मेरा, निशित का और अथर का पहला फ़ोटो भी व्हेन अथर टर्न 3 months तब है. यानी तब तक की मेरी पूरी जो जर्नी थी, इट वॉज जस्ट अ ब्लर फॉर मी. एंड द बेस्ट पार्ट या तो वर्स्ट पार्ट जो कह लो, वो आई डेंट इवन रियलाइज आफ्टर दैट कि दिस वॉज पोस्टपार्टम डिप्रेशन. वो मैंने एक रैंडम जो स्टेटमेंट पास किया था, इट जस्ट वेंट अवे, वी फॉरगॉट अबाउट इट एंड मूव्ड ऑन इन लाइफ. लेकिन जैसे जैसे आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माई इंस्टाग्राम जर्नी, मैं दूसरी मदर्स से इंटरेक्ट करना शुरू किया, आई स्टार्टेड बिकमिंग अ लिटिल मोर अवेयर. दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि देयर इज समथिंग कॉल्ड पोस्टपार्टम डिप्रेशन. और तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ था जो प्रोबेबली मैं एक्सपीरियंस कर रही थी उस टाइम पे, दैट वाज पोस्टपार्टम डिप्रेशन. और अगर उस टाइम पे मुझे ये पता होता तो एटलीस्ट मैं एक बेटर तरीके से उसको मैनेज कर पाती. बिकॉज जब आपको पता नहीं होता है तब यू आर कम्प्लीटली लॉस्ट. आपको लगता है कि आप जो भी सब कर रहे हो इलॉजिकल है एंड इट्स जस्ट योर फॉल्ट दैट यू आर बिहेविंग लाइक दैट. बट सच्चाई ये है कि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच आर एक्चुअली इम्पैक्टिंग यू इतनी बुरी तरह से कि बहुत कुछ उसमें से नेचुरली आता है. अगर ये पता भी होता है ना, तो हम एक अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर पाते हैं. आजू बाजू वाले लोग उसको एक बेटर तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं मैनेज करने में. तो इस बार जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी मैंने ये चीज़ एक डिसाइड की थी कि आई एम गोइंग टू डू अ फ्यू थिंग्स आफ्टर माई प्रेगनेंसी टू मेक श्योर कि आई डोंट गो थ्रू दैट फेज. और क्योंकि इस बार मेरे साथ अथर भी था, यानी अगर मैं उस फेज से जाती, आई ऑलरेडी हैव अ टेम्पर जहाँ पे मैं बहुत नी-जर्क रिएक्शंस देती हूँ अबाउट विच आई फील वेरी बैड ऑन नॉर्मल डेज ऑल्सो. तो अगर फिर से वो हार्मोनल या पोस्टपार्टम डिप्रेशन वाला सिनेरियो होता तो आई वुड हैव रिएक्टेड इन वेज एंड प्रोबेबली उसमें अथर को भी कहीं ना कहीं वो चीज़ इम्पैक्ट करती है एंड देन आई वुड फील एक्सट्रीमली बैड अबाउट इट. एंड ऑब्वियसली उसके लिए भी वो सही नहीं है. सो लाइक आई सेड, मैंने कुछ चीज़ें की है जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना था कि इफ़ यू आर अ न्यू मदर एंड इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस, इट इज़ नॉर्मल. यानी वो आपकी गलती नहीं है. आपका बॉडी, आपका माइंड, आपकी सिचुएशन, एवरीथिंग इज गोइंग थ्रू अ ह्यूज चेंज. बहुत बड़ा चेंज होता है वो. तो इट इज़ नॉर्मल टू फील दैट. इट्स ओके टू टॉक टू समवन अबाउट इट. इट्स ओके टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प. ये सारी चीज़ें करिए ताकि आप अपनी मदरहुड जर्नी को एंजॉय कर पाए, अपने बच्चे को खुश देख पाए, अपने आजू बाजू के लोगों को खुश रख पाए. एंड अगर आप एक न्यू मदर नहीं भी हो, बिकॉज दिस थिंग आई नो कि 3 साल 4 साल के भी जिनके बच्चे होते, देयर इज सम अमाउंट ऑफ एंग्जाइटी हो गई या बैड डेज, डिप्रेशन वाले सिनेरियोज. यानी इतनी सारी मदर्स दे राइट टू मी बिकॉज ऑफ द लोनलीनेस या एक ही काम करना है आपको, यू हैव नो वन टू टॉक टू. You are still going through that phase of depression and I honestly talk to so many such mothers. और मुझे हर बार लगता है कि I should share my journey. मैं 1-on-1 उनको बोलती हूँ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन I wanted this to reach out to a larger audience. तो I hope this video in some ways has made you feel कि आप अकेले नहीं हो. If you're going through something like this, it is completely normal. Don't beat yourself about it. कुछ दिन आप बहुत irrational तरीके से behave करोगे. It's okay. Don't feel bad about it. It's not your fault again. और अपने नेक्स्ट वीक के वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी मेंटल हेल्थ फॉर मॉम्स, यानी सम थिंग्स विच हैव हेल्प्ड मी, उसके बारे में. दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर न्यू मॉम्स. यानी आप अगर 3-4 साल के बच्चे की मदर भी हो, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दोज फेजेस, तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा. सो डू वॉच दैट वीडियो एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. बाय.